नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। देखिए, बजट 2022 जो है वो हमारे सामने आ चुका है और कई बड़े जो अनाउंसमेंट है वो हमारे सामने आए हैं। इसमें इनकम टैक्स लगेगा अब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। जो क्रिप्टो करेंसी के एसेट हैं, जो इनकम है, उसके ऊपर अब 30% का जो इनकम टैक्स है वो लगाया जाएगा। इसी के साथ साथ आरबीआई का जो डिजिटल रुपी है उसे भी लॉन्च किया गया है। जानेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपके लिए। जानेंगे आरबीआई के इस डिजिटल रुपी के बारे में। इसे प्रेजेंट करता हूं मैं, मेरा नाम है सौरभ स्वामी और काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी है, स्टडी ग्लो का मोबाइल एप्लीकेशन आपको अभी डाउनलोड करना है और यूपीएससी पर्सपेक्टिव से उसके ऊपर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप ये जो कोड है वो लगाकर 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं और आज के लिए जो रिपब्लिक सेल है वो भी कंटिन्यू है, तो 25% का आपको डायरेक्ट डिस्काउंट मिल सकता है कोर्सेज के ऊपर। तो आज ही आप स्टडी ग्लोस का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। और हाँ, साथ ही यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले। देखिए, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है 1945, 1935, 1940 या फिर 1949। सही उत्तर मैं दूंगा आपको वीडियो के एंड में और राइट आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में बिना गूगल किए। देखिए, जो न्यूज़ हमारे सामने आई है, दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे सामने आई है रिसेंटली। पहली तो है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अब टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में। और आरबीआई जो है अब ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड एक डिजिटल करेंसी नेक्स्ट फिजिकल ईयर्स आने वाला है, उसमें लॉन्च करने जा रहा है। ऐसा कहा है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान। तो आइए समझते हैं इसमें। देखिए, यदि हम बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2022-2023 का आम बजट पेश किया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये चौथा बजट है और यह बजट कोरोना वायरस महामारी के दौर में पेश किया गया है। इस वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण ये बजट माना जा सकता है। और जो निर्मला सीतारमण है फाइनेंस मिनिस्टर, इनके द्वारा पेश किया गया ये चौथा बजट होने वाला है। देखिए, बजट में वर्चुअल जो डिजिटल करेंसी है उसके ऊपर टैक्स को लेके निर्मला सीतारमण जी ने एक बड़ा ऐलान किया है। अब वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाली आय पर करीब 30% जो टैक्स है वो लगाया जाएगा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की जो आय है, जो इनकम है, उसके ऊपर 30% का जो इनकम टैक्स है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। साथ ही इन्होंने अपने भाषण के दौरान ये भी कहा है कि अब आरबीआई की जो डिजिटल करेंसी है, डिजिटल रुपया, वो भी लॉन्च होने जा रहा है और वित्तीय वर्ष जो आने वाला वित्तीय वर्ष है उसमें इसके जो एप्लीकेशंस हैं, जो ऑपरेशंस हैं, वो शुरू हो जाएंगे। तो डिजिटल रुपी जो है आरबीआई का, वो भी हमें देखने को मिलेगा आने वाले वित्तीय वर्ष के अंदर। देखिए, इन सब घोषणाओं से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, बिटकॉइन जैसी जो ये आभासी मुद्रा है इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाएगी, रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगी। लेकिन ये क्या लीगलाइज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर अभी भी बहुत सी डाउट जो हैं वो हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इस पर बैन जो है गवर्नमेंट नहीं लगा रही है। यहाँ पे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल ने रिसेंटली अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, अब इसके ऊपर एक मापा हुआ जो पूरा प्रोस्पेक्टस है उसके साथ में क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च कर सकती है। तो इस तरह के ऑपरेशन इसके ऊपर हो सकते हैं। लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया गया है। हालांकि इसको नाप तोल कर सही तरीके से संशोधित करके हमारे सामने पेश किया जाएगा। देखिए, डिजिटल रुपी जो है वो लॉन्च हुआ है इस बजट में, तो इसके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। डिजिटल रुपी जो है वो ब्लॉकचेन और अदर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेगा और ये कहीं ना कहीं एक डिजिटल करेंसी होगी। और यहाँ पे ये भारत की डिजिटल इकोनॉमी को बूस्टअप करेगा और इससे ये करेंसी मैनेजमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कुशल बनाएगा और कम खर्चीला बना देगा। इस वजह से कहीं ना कहीं भारत में भी डिजिटल करेंसी को लॉन्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि बहुत से देश जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना इसके ऊपर 2 पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है। इसी के साथ साथ कनाडा, जापान, स्विट्जरलैंड, यूके, उसमें भी डिजिटल रुपी मतलब डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की बात जो है की जा रही है। इसके लिए जो ट्रायल बेस हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो ब्लॉकचेन के ऊपर भी ये जो पूरी करेंसी है वो स्थापित की जाएगी। इस वीडियो में हम थोड़ा सा ब्लॉकचेन के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि डिजिटल करेंसी दरअसल क्या है। देखिए, डिजिटल करेंसी का जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, मतलब इसे सीबीडीसी भी कहा जा सकता है और ये रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा। इसको सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त भी होगी और यहाँ पर केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट भी इसके अंदर शामिल की जाएगी। और डिजिटल करेंसी की खासियत ये है कि इसे देश की सॉवरेन
जो करेंसी है उसमें बदला जा सकेगा। मतलब एक जो आभासी मुद्रा है उसको आप देश की सॉवरेन जो रुपया करेंसी है उसमें बदल सकते हैं। इस वजह से इसे लॉन्च करना ज़रूरी है। देश में इसे डिजिटल रुपया भी कहा जा सकता है। ये बेसिकली दो प्रकार का हमें देखने को मिलेगा। पहला है रिटेल के लिए, दूसरा है होलसेल के लिए। रिटेल जो डिजिटल करेंसी है वो कॉमन पीपल और कंपनीज के लिए होंगी, मतलब आम लोगों के लिए होंगी। और होलसेल डिजिटल करेंसी जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए होगी। और ये दोनों जो है ब्लॉकचेन के ऊपर काम करने वाली है। मैं आपको समझाता हूँ पूरा ये कॉन्सेप्ट। देखिए, आप ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं कि इन सब के वजह से होगा क्या। देखिए, इससे लेन देन जो है वो बिना किसी इंटरमीडिएटरी के वजह से हो जाएगा। बिना किसी इंटरमीडिएटरी हमें देखने को मिल सकता है, बिना किसी बिचौलिए के, मध्यस्थता व्यक्ति के देखने को मिलेगा। आपको रिजर्व बैंक से डिजिटल करेंसी मिलेगी और आप जिस भी किसी व्यक्ति को भुगतान करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे उसके पास ये पहुंच जाएगी। न किसी वॉलेट में जाएगी, न किसी बैंक के खाते में जाएगी, बिल्कुल कैश की तरह काम करेगा। और ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये डिजिटलाइज होगा। कि आप यहाँ पे एक इमेज से और समझ सकते हैं कि ये जो डिजिटल करेंसी है ये सेंट्रल बैंक के थ्रू आपके मोबाइल लैपटॉप में सीधे पहुँचा दिया जाएगा। और आपको जिस व्यक्ति को पहुँचाना है वो बिना किसी बैंकों के माध्यम से आप उस व्यक्ति को डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अब आपने जो करेंसी है वो सीधे आरबीआई से ली है, मतलब सेंट्रल बैंक फॉर डिजिटल करेंसी से ली है। तो आप इसे लीगलाइज तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में पहुंचा सकते हैं। न किसी वॉलेट की ज़रूरत है, न किसी बैंक अकाउंट की ज़रूरत है। ये जो पैसा है ये उस व्यक्ति के पास डायरेक्टली पहुंच जाएगा। अच्छा, ब्लॉकचेन क्या होती है? ब्लॉकचेन का जिक्र भी हम काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। तो देखिए, ब्लॉकचेन जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां न सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीज़ को डिजिटाइज किया जा सकता है और उसका जो पूरा एक रिकॉर्ड है वो भी रखा जा सकता है। इसलिए ब्लॉकचेन की काफ़ी ज़्यादा अहमियतता है। यानी ब्लॉकचेन एक तरह से कहीं ना कहीं एक डिजिटल लेज़र है। वहीं बिटकॉइन एक डिजिटल माध्यम है जिसके ज़रिए कुछ चीज़ों को बेचा जाता है और कुछ चीज़ों को ख़रीदा जाता है। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन के ऊपर ही आधारित है बिटकॉइन। पूरा जो प्रोस्पेक्टस है बिटकॉइन का वो ब्लॉकचेन के ऊपर ही काम करता है। तो ब्लॉकचेन का डेवलपमेंट यदि इंडियन इकोनॉमी में हम डिजिटल करेंसी के रूप में करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा। इस वजह से इसे इंप्लीमेंट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। जब बिटकॉइन के बारे में जानना ज़रूरी है। देखिए, बिटकॉइन एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब है वर्चुअल करेंसी जो ब्लॉकचेन के ऊपर काम करती है। बिटकॉइन का नाम पिछले कुछ महीनों से हमने सब ने सुना है। मतलब महीनों से क्या, हमने मतलब पिछले 1-2 सालों से ज़रूर सुना है। आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी भी हो सकती है कि 2020 जहां देश और दुनिया के लिए मुसीबतों का साल रहा, वहीं दूसरी तरफ बिटकॉइन ने अपना काफ़ी हाई टाइम जो है इसमें गेन किया है। बिटकॉइन की कीमत का अंदाज़ा आप इस पूरी लाइन से लगा सकते हैं। जब ये लॉन्च हुआ था 2009 में तो एक बिटकॉइन की कीमत थी महज 0.06 अमेरिकी डॉलर। मतलब अभी रुपयों में बात करें तो 2.85 रुपये इसकी कीमत थी। और प्रेजेंट टाइम पे यदि हम बात करें तो एक बिटकॉइन की कीमत 30 लाख रुपए है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं वर्चुअली जो करेंसी है उसकी अहमियतता बढ़ रही है। और अब सरकार ने इसकी इनकम के ऊपर टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया है और आरबीआई की जो डिजिटल रुपी है उसको भी लॉन्च कर दिया है। तो हो सकता है इसके नए आयाम, दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। इस वजह से इस वर्चुअल करेंसी में डेवलपमेंट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। और कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि काफ़ी बड़ा कदम माना जा सकता है सरकार के द्वारा जो इस साल बजट 2022 में उठाया गया है। देखिए, कई बार हम डिजिटली पेमेंट करते हैं तो वो हमें डायरेक्टली देखने को नहीं मिलता। उसमें 1 मिनट से लेकर 48 घंटे तक का समय लगता है। लेकिन यदि ये डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस हो जाती है, इम्प्लीमेंट हो जाती है, तो कितनी भी मोटी राशि हो हम आरबीआई के थ्रू डायरेक्ट उस व्यक्ति के अकाउंट में भेज सकते हैं, जिसमें न किसी बैंक की मध्यस्थता होगी, न किसी बिचौलिए की मध्यस्थता होगी, न किसी वॉलेट की मध्यस्थता होगी। ये डायरेक्ट पूरा एक ब्लॉकचेन के ऊपर काम करेगा। इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात ये आप मान सकते हैं। आइए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए, आरबीआई को इस्टेब्लिश कब किया गया था? इसका सही उत्तर होगा 1935 के अंदर। आरबीआई को 1 अप्रैल 1935 में स्थापित किया गया था और इसका जो राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन जो है वो 1949 में किया गया था और इसके हेडक्वार्टर्स बनाए गए थे मुंबई में। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सही तो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1935। तो खैर ये था इस वीडियो में। आपको ज़रूर कुछ नया जानने को मिला होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।